Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Priyanka. Here we have just started a chapter Heredity and Evolution of class 10th, and we have discussed some of the important terms. We also have discussed how the characteristics have been transferred from parents to offspring. Now we have to study how that sex of a child is determined in the human beings, right? And before knowing this, we need to know that number of chromosomes, genetic configuration of human being. तो ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स एक्चुअली होते कहाँ पे हैं? सी इन ह्यूमन बीइंग्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा है दैट ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स, और हर सेल में एक न्यूक्लियस तो होता ही है. अगर सेल है तो न्यूक्लियस होगा. एक्सेप्शन ऑफ कोर्स है, आरबीसीज में नहीं होता न्यूक्लियस, बट ऑफ कोर्स ज़्यादातर सेल्स में न्यूक्लियस होता है. एंड न्यूक्लियस जो है दैट कंटेन क्रोमोसोम्स, राइट? क्रोमोसोम्स. सो दीज आर द क्रोमोसोम्स. ओके, दीज आर द क्रोमोसोम्स. ऑफ कोर्स ये एक जूम वर्जन है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस जो है उससे इतने बड़े हैं, ये कहाँ सेल्स के अंदर आए होंगे. ये मैंने थोड़ा सा जूम किया था कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ. दोनों क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. ओके, और ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में. कितने? 46. नाउ ऐसे 46 क्रोमोसोम हैं ऐसे गिन के, और पूरे ह्यूमन बीइंग में नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल के न्यूक्लियस में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स हैं. सो 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल. ओके, बट ये इस तरह से नहीं पाए जाते. दे ऑल आर अरेंज इन पेयर्स. ओके, सो 46 क्रोमोसोम के पेयर कितने हुए? 23. तो इस तरह से हर न्यूक्लियस में, सेल के हर न्यूक्लियस में, हर सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. अब ये पेयर क्यों है? एक्चुअली पेयर इसलिए है बिकॉज वट एवर द इंफॉर्मेशन अ ह्यूमन बीइंग इज़ गेटिंग, हम ये इंफॉर्मेशन हमेशा पेरेंट से लेते हैं, मतलब एक माता एक पिता से. तो जो क्रोमोसोम है वो भी इसी तरह से हैं. वन ऑफ द क्रोमोसोम इज ट्रांसफर फ्रॉम फादर और अदर इज प्रेजेंट ड्यू टू मदर. ओके, एक हमें माँ से मिला है, एक पापा से मिला है, राइट? सो दैट्स हाउ ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. लेकिन क्या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का काम एक ही जैसा होता होगा? नहीं, सभी क्रोमोसोम का काम अलग अलग होता है. एंड वी कैन कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. हम अलग अलग कर सकते हैं. 23 पेयर में से, ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से कुछ क्रोमोसोम्स काम आते हैं हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज वेजिटेटिव क्रोमोसोम, right? And there is a special pair of chromosome that is required to determine the sex of a individual, right? And this is known as sex chromosome. Okay, sex chromosome. जो vegetative chromosome है, they are 22 in pair. 22 pair of chromosome are vegetative chromosome, और वो दोनों में ही सिमिलर होंगे, सभी ह्यूमन बीइंग्स में सिमिलर होंगे, राइट? And one of the 23 pair is a sex chromosome that is different in both male and female. तो जो ये 1 पेयर होता है वो दोनों में अलग अलग है. अगर मेल है तो ये क्रोमोसोम जो है वो होगा XY, राइट? वो पेयर क्या होगा? XY. लेकिन अगर फीमेल है तो वही होगा XX. ओके, सो 23 पेयर वेजिटेटिव क्रोमोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम. नाउ 44, सो 22 पेयर मतलब कितने क्रोमोसोम? 44. और ये क्रोमोसोम अगर हम गिने तो कितने हो जाएंगे? 45, 46, राइट? 45, 46, 45, 46 फॉर मेल एंड 45, 46 फॉर फीमेल. तो इस तरह से क्रोमोसोम का कन्फिग्रेशन होता है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट? In male, you can see this is a symbol. This may be a unique thing for you, a new thing for you. This is a symbol for male. और ये जो सिंबल है वो है फीमेल के लिए. अब ये क्रोमोसोम की कन्फिग्रेशन लिखी हुई है. 44 क्रोमोसोम वेजिटेटिव,
और 1 पेयर यानी 45 46 एक्स और वाई, ये कौन सा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम। देन 44 क्रोमोसोम फीमेल के क्या? वेजिटेटिव क्रोमोसोम। फिर एक्स एक्स 45 46, ये एक पेयर किसका है? सेक्स क्रोमोसोम का। नाउ जब चाइल्ड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है तो हाफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेल और हाफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम द फीमेल। ओके, सो अगर हाफ होती है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी तो आधा आधा होना चाहिए। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज meiosis। सो बाय द हेल्प ऑफ meiosis ये क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ओके, तो जो सारे सेल्स हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सभी में क्रोमोसोम इसी तरह से प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए वो पूरा ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग ओवरऑल सभी सेल्स जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं वो सब डिप्लॉयड हुए। डिप्लॉयड मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक और कॉपी, डबल कॉपी, डिप्लॉयड, डबल, राइट। बट इन दीज स्पेशल सेल्स द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज meiosis। सो मेल में जो सेल्स बनते हैं, स्पेशल सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल बनते हैं, गैमेट बनते हैं, वो होते हैं स्पर्म। और जो फीमेल में स्पेशल सेल्स बनते हैं वो होते हैं ओवम और एग। ओके, सो इनमें नंबर जो होता है आप क्रोमोसोम्स का वो हाफ हो जाता है। ओनली दीज सेल्स आर गोइंग टू ट्रांसफ़र टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइज्म। केवल यही सेल्स है मेल और फीमेल के जो कि नया ऑर्गेनाइज्म बनाएंगे, बाकी बॉडी के कोई और सेल नया ऑर्गेनाइज्म नहीं बना सकते। सो दीज आर सेक्स और जनरेटिव सेल्स। नाउ स्पर्म सेल्स, स्पर्म जो है, स्पर्म अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ तो 44 का हाफ होगा 22। ओके, और अगर इसका हाफ होगा यानी सेक्स क्रोमोसोम का हाफ होगा तो एक साइड एक्स और एक साइड वाई। सो स्पर्म में दो प्रोबेबिलिटी है कि एक स्पर्म ऐसा हो सकता है जिसके पास एक क्रोमोसोम हो विद 22 वेजिटेटिव क्रोमोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्रोमोसोम एक ऐसा स्पर्म हो जिसमें 22 वेजिटेटिव एंड 1 वाई क्रोमोसोम। सो ये भी एक स्पर्म है और ये भी एक स्पर्म है, राइट। ओके, एंड ओवम में प्रोबेबिलिटी यही है, 22 का हाफ क्या होगा 44 का हाफ क्या होगा 22, और एक्स का हाफ क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्स, और अगला भी पेयर बनाऊंगी तो 22 प्लस एक्स। सो दिस इज ओवम। ओके, राइट, so this is ovum, this is sperm. If this sperm gets to fuse with the ovum, then यहाँ पे प्रोसेस हुई फ्यूजन ऑफ गैमेट। मान लीजिए ये ओवम जो है 22 प्लस एक्स है और ये वाला स्पर्म मेट कर रहा है, तो 22 और 22 जोड़ के कितना हो गया 44, और फिर एक्स और एक्स, राइट। तो कौन सा कन्फिग्रेशन बना ये, और ये क्या है बेबी गर्ल, राइट। देन 22 और 22 44 और y और x कौन सा कन्फिग्रेशन बना सेकंड वाला एक्स वाई, दैट इज बेबी बॉय। ओके, सो व्हेन द स्पर्म गेट टू मीट टू द ओवम then it will going to form a boy, right? So it is not dependent। तो ये एक myth है कि ये डिपेंडेंट करता है फीमेल पे, that the child is going to be a girl or a boy। it is actually dependent, it is actually a very natural thing, right? It is not, so it is depend on the chance that which sperm is going to fertilize the ovum or egg cell। Okay, so that's how the sex is determined in human being। Okay, and there is misuse of this technique also, sex determination test, by the amniotic fluid that is present। एक amniotic fluid जो है वो present होता है surrounding the embryo that have some of the that is amniotic fluid that is present in the womb of female that contains the embryo, that contains some of the serum, जो पता लगा सकता है कि क्योंकि बेबी जो फॉर्म होने वाला है, जो फ्यूजन हुआ है, that contains which kind of chromosome, right? that is sex determination test। now it is illegal, अब ये illegal है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी ये टेस्ट करवाया जाता है illegally। this test is being done, that too to see ये दो वेज हैं इस टेस्ट के।
नंबर 1 ये टेस्ट लाया इसलिए गया था ताकि कोई जेनेटिक डिजीज़ अगर बेबी में प्रेजेंट हो तो वो पता लगाई जा सके, क्योंकि कुछ डिजीज़ जो है वो माँ से बेटे को जाती हैं, कुछ डिजीज़ जो है वो पापा से लड़की को जाती हैं। सो उन जेनेटिक डिजीज़ का पता लगाने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हुआ करता था, ताकि वॉम के अंदर ही पता चल जाए और अगर ऐसा कुछ है तो इसको ट्रीट किया जा सके, अदरवाइज़ जो है वो अबॉर्शन का केस बताया जा सके। बट दिस इज़ इलीगली यूज टू किल द फीमेल फॉइटस, राइट, दैट्स नॉट करेक्ट। इसीलिए इसको इस टेस्ट को जो है प्रोहिबिट किया गया। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज ट्रेट्स। ओके, ट्रेट्स मतलब करेक्टर। जब करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे, हमें पता लगा करेक्टर ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होते हैं। करेक्टर जो है ट्रांसफ़र होते हैं गैमेट्स व्हीकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, और गैमेट्स कंटेन क्या करते हैं, देखिए आप इस डायग्राम से शायद थोड़ा समझें कि ये जैसे कि ये स्पर्म है एंड इट कंटेन क्रोमोसोम, इसी तरह से एग ऑल्सो कंटेन क्रोमोसोम। और मैंने आपको कहा था ये स्पेशल सेल्स हैं, इनके पास जो क्रोमोसोम हैं वो पेयर में नहीं होंगे, वो इस तरह से पेयर में नहीं होंगे, वो एक्चुअली वो इस फॉर्म में होंगे, सिंगल है सारे, है ना। तो क्रोमोसोम्स आर नॉट इन पेयर्स बट दे आर प्रेजेंट सिंगली, दैट इज़ नोन एज हैप्लॉइड। तो ये दोनों सेल क्या है, हैप्लॉइड है, ये स्पर्म है, ये एग है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो इस तरह से क्या बना लेते हैं, ये एक डबल क्रोमोसोम, राइट। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम, राइट। दोनों पेयर जुड़ गए, एक आ गया फादर से, एक आया फादर से, एक आया मदर से। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब ये क्रोमोसोम इस तरह से जुड़ता है, दोनों साइड में आपको ये कुछ रीज़न दिख रहे हैं, ये रीज़न, राइट। अगर हम इसको देखें तो ये जो है क्रोमोसोम 1 है और ये जो है वो क्रोमोसोम 2 है, ओके, राइट। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, ओके। इस क्रोमोसोम का कुछ रीजन जो ये आपको यहाँ शाइनी पार्ट भी दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा, ये जो रीजन है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैन सिंथेसाइज सम प्रोटीन कॉल्ड एज जीन। ये पार्ट है, इस पूरे क्रोमोसोम में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके। और वही हैं जो काम के हैं, बाकी सारा काम का नहीं होता, ओके। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएनए इज़ नॉट ऑफ यूज़, कुछ काम का है, जो काम का है वो रीजन जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम कहते हैं जीन्स। दिस इज़ जीन, ओके, अ पार्ट ऑफ डीएनए, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों यानी स्पर्म और एग जो कि मेल फादर और मदर से ट्रांसफ़र हुए थे, तो ये क्रोमोसोम जो कि पेयर में नहीं थे, सिंगली प्रेजेंट थे, वो जुड़ गए, क्रोमोसोम पेयर बन गया, राइट। एंड दैट क्रोमोसोम पेयर व्हाट इट कंटेन्स, क्या है इसके अंदर, क्रोमोसोम कंटेन्स सम ऑफ द रीजन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज समथिंग। वो रीजन क्या है, जीन्स, ओके। आप देख सकते हैं, अगर इसको हमने और जूम किया तो हमें क्या मिला, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, अलग अलग करके देखा, कुछ रीजन पे ये जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जीन्स, एंड दीज जीन कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनेगा, प्रोटीन से बनेंगे हार्मोन्स, एंजाइम्स, ओके, कैटलिस्ट, एंड they are required to form amino acids, they are required to form what, your body, for growing up your body। आपके हेयर्स इसी से बने हुए हैं, आपके स्किन जो है उसमें जो कार्टिलेज है वो उसी से बनी हुई है, स्किन प्रोटीन भी इसी से बना हुआ है। तो बॉडी में बहुत जगह प्रोटीन की ज़रूरत है, एंड दैट ऑल इज़ रिक्वायर्ड, द इंफॉर्मेशन कंटेन्स इन जीन्स, दैट इज़ अल्टीमेटली ट्रांसफर थ्रू द सेल्स, गैमेट और एग, ओके। सो दिस इज़ इनसाइड स्टोरी। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, ओके। नाउ जो ट्रेट हमें अभी तक पता चल रहे थे, जो ट्रेट हम अभी कह रहे थे, ज़्यादातर ट्रेट्स आप कहते हैं ना, जैसे बच्चे को देख के कहते हैं इसकी आँखें जो है इसकी मम्मी जैसी है, इसकी नाक जो है वो इसके पापा जैसी है, चिन जो है वो इसकी किसी फैमिली मेम्बर जैसी है, यानी ये कहीं ना कहीं से हमें मिली है, हमने नहीं बनाई। Those traits that we get from our parents that are passed on from one generation to other are called as inherited trait, okay। ये जो traits होते हैं ये फॉर्म होते हैं रिप्रोडक्टिव जीन्स, और ये रिप्रोडक्टिव जीन्स में बनते हैं,
राइट, उन जीन्स में बनते हैं जो कि गैमेट्स के अंदर होती हैं, ओके, उन्हीं में चेंज आता है, उन्हीं के अंदर ये कैरेक्टर्स बनते हैं और किसी सेल में नहीं, केवल गैमेट्स में। These traits will passed on from one generation to next, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये पास होते रहते हैं। कौन से कैरेक्टर हैं? जैसे कि स्किन कलर, राइट, एक ब्लैक जो पर्सन है, मोस्ट द प्रोबेबिलिटी इज, अगर वो साउथ अफ्रीकन है या फिर कहीं के हैं या फिर जब मान लीजिए कश्मीरी हैं, राइट, तो कलर जो है वो ऑफस्प्रिंग में वैसा का वैसा ट्रांसफ़र होता है, स्किन कलर, राइट। देन आई कलर, दिस इज़ अ यूनिक थिंग, ऑफकोर्स बहुत अलग जेनेटिक्स इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आई कलर भी ट्रांसफ़र होता है। देन फॉर्म्स ऑफ हेयर, ओके, हेयर फॉर्म भी ट्रांसफ़र होती है, कहीं पतले हेयर पाए जाते हैं, कहीं बहुत थिक हेयर होते हैं, कहीं कर्ली हेयर होते हैं, तो वो हेयर भी ट्रांसफ़र होते हैं। पॉलीडेक्टाइली मीन्स जो उंगलियां होती हैं, जैसे 6 होती हैं, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन के यू हैव हर्ड, तो जो अगर 6 उंगलियां हैं ये ट्रांसफ़र होती हैं, राइट, ये जो है पॉलीडेक्टाइली भी ट्रांसफ़र होती हैं। फ्री और अटैच्ड ईयर लोब, जो आपके कान के नीचे वाला हिस्सा है वो कई बार जुड़ा हुआ होता है, कई बार अलग होता है, वो भी जेनेटिकल है, वो भी ट्रांसफ़र होता है। देन ब्लड ग्रुप, ऑफकोर्स वी हैव टू डिस्कस दिस, बट ब्लड ग्रुप भी ट्रांसफरेबल है, मतलब जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप होगा, हमारा ब्लड ग्रुप उसी से रिलेटेड होगा, उसी के बीच का कुछ होगा, ओके, दैट्स आर इनहेरिटेड ट्रेट जो अभी तक हमने पढ़े। बट देयर आर सम कैरेक्टर दैट एनी पर्सन गेट फ्रॉम इट्स लाइफ एक्सपीरियंस, जब लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम कुछ कैरेक्टर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर दैट वी हैव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट। Traits that have been developed during the lifetime of a human being is called as acquired trait. These traits are due to somatic genes. ये traits हैं जो मैंने 44 जो क्रोमोसोम्स थे वो 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट की वजह से आए, उनसे आगे डेवलप होके ये कैरेक्टर्स बनते हैं। हमारे जो बाकी के सेल बॉडी खुद बनाती है, जब वो जो सेल एम्ब्रो में जो सेल बना वो डिवाइड होता है, फिर उसके बाद बॉडी ग्रो होती है, उन सेल्स में जो चेंज आता है दैट इज़ ड्यू टू द एक्वायर्ड ट्रेट। बट ये जो जीन्स होती हैं ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि सिर्फ गैमेट्स के जीन ट्रांसफ़र होते हैं, बाकी किसी भी ऑर्गन के किसी भी पार्ट के जो सेल है उसमें जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ गैमेट्स की जीन ट्रांसफ़र होती है। सो दिस ट्रेट डाइज विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये उस इंसान के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं ये जीन्स जो उसके अंदर होती हैं, ओके। सो जैसे कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है, किशोर कुमार है, ऑफकोर्स वो था कि उनके फैमिली के अंदर आगे इसलिए चलता रहा क्योंकि उन्होंने सिखाया उनको साथ साथ में, बट अगर नहीं सिखाते तो ज़रूरी नहीं है, ओके, दैट दे माइट गेट दैट कैरेक्टर, ओके। मस्कुलर और स्लीक बॉडी, एग्जाम्पल इसमें आते हैं मस्कुलर स्लीक बॉडी। मान लीजिए कोई जिम करता है, किसी के फादर को बहुत चाव है, वो जिम कर रहे हैं, अगर वो जिम करते हैं बट उनके बच्चों को चाव नहीं है, वो आलसी हैं, तो फिर ये कैरेक्टर कैसे उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है? बच्चों में क्या ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं बड़े होकर उनकी मस्कुलर बॉडी बने? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन स्लीक बॉडी, अगर कोई बहुत पतला है तो ज़रूरी है कि आगे जाके उनके बच्चे भी पतले ही रहेंगे? दैट इज़ नॉट अगेन, कोई बहुत स्लीक है, स्लिम है, बट आगे जाके बच्चे आलसी हो जाते हैं, फिर वो अपना वेट गेन कर लेते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है, राइट। देन स्किल्स, राइट, स्किल्स लाइक डांसिंग, किसी को डांस का बहुत शौक है, किसी ने सीखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके माता पिता को आता था इसलिए उनको आता है, राइट। देन एक्सीडेंटल कट्स, अगर एक्सीडेंटल कट्स हैं, ओके, एक्सीडेंटल कट्स हैं, अच्छा दिस इज सराउंडिंग, ये गलत है, सिंगिंग आना चाहिए था, सॉरी, सिंगिंग, राइट, सिंगिंग इज़ ऑल्सो कि किसी ने अगर सीखा है गाना, एक तो होता है आवाज़ जो है वो पास ऑन होती है, वो हो जाती है पास ऑन, लेकिन किसी ने सीखा है गाना, कोई बहुत अच्छा गाता है, वो गाता जो वर्ड है दैट मीन्स उसने सीखा है, और अगर सीखा है तो वो तो स्किल है, और स्किल जो है वो एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं है। एक्सीडेंटल कट्स, अगर कट लग गया है एक्सीडेंट के थ्रू, अगर किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब वो उनके बच्चे होंगे तो उसके अंदर भी वो एक्सीडेंटल कट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है। देन सोमैटिक डिजीज़, अगर कोई लाइफस्टाइल की वजह से डिजीज़ हुई है, जैसे कि लाइफस्टाइल डायबिटीज़ है, या लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी है, या हार्ट डिजीज़ कोई हुई है,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के अंदर वो डिजीज़ पहुँचेगी, बिकॉज दैट इज़ एक्वायर्ड, दैट डाइज विद द पर्सन, ठीक है, इट विल नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट. Okay, so we get to know that how the characteristics of a parent generation will transfer to offspring. फिर हमें पता चला कि किस तरह से the sex of a child is determined. Now how in those character which one are inherited and which one are acquired, ये हमें पता चला. So this is all about for this lecture. Next we will do in a next session with a new topic of this chapter, that is variation. क्योंकि ये characteristics जो ट्रांसफ़र हुए सिर्फ सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है जो ट्रांसफ़र होता है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. दिस इज़ ऑल फॉर द डे.